स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत अब लगभग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 5-6 क्लास में आपका इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रारंभ करेंगे। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी एक साइकिल में कंप्लीट हो चुका है, दूसरी साइकिल में फिर से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग परिवहन की बात कर रहे थे और परिवहन के अंतर्गत 2 क्लासें हम लोगों की हो चुकी हैं। हम लोगों की रेल परिवहन हो चुका, हम लोगों का सड़क परिवहन हो चुका है। आज हम लोग जल और वायु परिवहन को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही परिवहन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स आप लोग बना ही रहे होंगे, उम्मीद है मुझे ऐसी। और क्योंकि बिना नोट्स काम चलने वाला नहीं है, इसलिए बार बार मैं नोट्स पर फोकस करता हूँ। और फोकस करने के पीछे उद्देश्य भी है। उद्देश्य यही है कि आप लोगों को एक जगह लिखा हुआ सामग्री मिल जाए। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं और बंदरगाहों का अध्ययन करेंगे। आज नेशनल वाटरवेज का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वायु परिवहन के अंतर्गत बात करेंगे। बहुत ज़्यादा वायु परिवहन में है नहीं, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, उसमें जो भी तथ्य आपको मिलेंगे वो आप कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं बिना देर किए। जल एवं वायु परिवहन, जहाँ समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ समझाएंगे और जहाँ लिखाने की आवश्यकता होगी वहाँ लिखवाएंगे आपके लिए। बेटा, जो जल परिवहन है ये 2 प्रकार से होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य जो होता है वो समुद्र के रास्ते होता है, जो आंतरिक होता है वो नदियों के माध्यम से पूरा किया जाता है। हालांकि आंतरिक जो परिवहन है हमारा वो बहुत छोटा है और टोटल परिवहन में से उसका योगदान 1% से भी कम है। कारण है क्योंकि हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं उनमें गाद की प्रॉब्लम रहती है, उनमें पानी के स्तर के बढ़ने और घटने की प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारी समस्याएं रहती हैं नदियों के साथ, जिसकी वजह से जो हमारा आंतरिक जल परिवहन है बहुत ज़्यादा सफल नहीं। फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि जल परिवहन के क्षेत्र में, आंतरिक जल परिवहन के क्षेत्र में काम किया जाए। सबसे सस्ता जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन पड़ता है और जितने भी माल ढुलाई का काम होता है वो इसके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, कार्गो शिप होते हैं जो आपके माल को, कंटेनर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो हम लोग उन सब की बात करेंगे। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं, लिखना प्रारंभ करेंगे और इसके संदर्भ में जो भी मुद्दा बनेगा उन सब का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं हम आज की कक्षा। अपना पेन कागज उठा लीजिएगा और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा, सुनते रहिएगा, समझते रहिए। तो चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ, जल एवं वायु परिवहन की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम जल परिवहन। जल परिवहन की बात करते हैं। ये जो है माध्यम सबसे सस्ता, सबसे प्राचीन परिवहन का साधन है। तो लिखेंगे परिवहन का सबसे सस्ता एवं सबसे प्राचीन साधन। सबसे सस्ता एवं सबसे प्राचीन साधन है। ठीक है, इसको 2 कैटेगरी में बांटेंगे हम लोग, आंतरिक जल परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन।
आंतरिक जल परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। जो आंतरिक जल परिवहन होता है ये नदियों, झीलों और नहरों के द्वारा। झीलों तथा नहरों द्वारा। और जो अंतर्राष्ट्रीय होता है ये समुद्री मार्गों द्वारा। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी हम लोगों ने बांट। अब हम अगला पॉइंट लिखेंगे कि भारत में परिवहन में, भारत परिवहन में आंतरिक जल परिवहन का योगदान, जल परिवहन 1% से 1% से भी कम, 1% से भी कम है। इसके निम्नलिखित, इसके निम्नलिखित कारण है। इसके कारण है कौन कौन से हैं? अगर हम लोग पहले कारण की बात करें तो नदी के जल में उतार चढ़ाव की स्थिति रहती। उतार चढ़ाव, चढ़ाव। दूसरा कारण है प्राकृतिक अवरोध। कहीं पर झरना है, कहीं पर एक साथ जल गिरता है नदी, तो नदियां नहीं, उसमें नाव नहीं चल सकती। तीसरा कारण है गाद का इकट्ठा होना, गाद का इकट्ठा हो। और चौथा कारण है हमारे यहाँ जो जल होता है वो सिंचाई के लिए प्रयोग किया, सिंचाई के लिए, सिंचाई नदी जल का, जल का उपयोग, सिंचाई में नदी जल का उपयोग होता है, इसलिए वहां पर इसका प्रयोग नहीं। अब कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो आंतरिक जल परिवहन को रेगुलेट करती हैं, तो उनकी अगर हम लोग बात करें तो पहले नंबर पर आता है हमारा केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन, केंद्रीय आंतरिक केंद्रीय जल परिवहन, जल परिवहन 1967 में स्थापना हुई। और अगर मुख्यालय की बात की, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है कोलकाता। इसने
मालवाहक यात्री सेवाएं शुरू की थी? 3 जगह देखेंगे इसके द्वारा। यात्री एवं मालवाहक सेवाएं शुरू की गई। शुरू कौन सी की बात करें तो एक कोलकाता से करीमगंज, असम। कोलकाता से करीमगंज। गंज कहाँ है बेटा? असम। दूसरी कोलकाता से बांग्लादेश। तीसरी है पटना, बिहार से हल्दिया, वेस्ट बंगाल। पश्चिमी, इनके बीच में ये सेवाएं शुरू की गई 3 स्थानों पर। तो पहला केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। उसी प्रकार से एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण। भारतीय जल मार्ग प्राधिकरण। 1986 में इसकी स्थापना हुई। अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है नोएडा में। और तीसरी बात करें तो राष्ट्रीय आंतरिक राष्ट्रीय नौवहन संस्थान, और इसका मुख्यालय है पटना। तो ये कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जिनके द्वारा जो इनलैंड वाटरवेज है वो संचालित किया जाता है। अब कुछ नेशनल वाटरवेज की हम लोग बात करेंगे और वो हमारी परीक्षा के लिए भी उपयोगी रहेंगे। तो हम लोग बात करेंगे अब NWW, नेशनल वाटरवेज की। नेशनल वाटर वेज की बात करें। पहला है NWW, नेशनल वाटर वे 1। NWW 1, नेशनल वाटरवे 1। जैसे हमारे यहाँ होता है नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, उसी तरह नेशनल वाटरवे। और नेशनल वाटरवे है ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। इलाहाबाद से इलाहाबाद से हल्दिया। हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, कितना लंबा वाटरवे है ये, तो इसकी लंबाई है 1620
किलोमीटर और ये भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। भारत का सबसे लंबा सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग। भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग नेशनल वाटरवे वन कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? अगर हम इसका स्थान देखें तो इलाहाबाद, पटना, फरक्का बैराज या फरक्का, उसके बाद कोलकाता, कोलकाता और फिर तो ये जो महत्वपूर्ण स्थान है इसके बीच में पड़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेशनल वाटरवे टू की। नेशनल वाटरवे टू की, NWW2, और ये है सदिया से धुबरी तक। धुबरी तक इसकी लंबाई की बात की जाए तो 891 किलोमीटर। बात करेंगे NWW3 की, नेशनल वाटरवे 3 की बात करेंगे। और नेशनल वाटरवे 3 ये केरल में है। कहाँ पर है ये? केरल में। और अगर इसकी बात करें तो ये कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोटापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 205 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और जिन नहरों से होकर जाता है उसका नाम है पश्चिमी तट नहर, चंपकारा नहर, उद्योग मंडल नहर, जिससे होकर ये पूरी यात्रा संपन्न होती है। तो हम उन नहरों के नाम भी लिख लें। पश्चिमी तट नहर, पश्चिमी तट नहर, चंपकारा नहर और उद्योग मंडल नहर। उद्योग मंडल जिनसे होकर ये गुजरता है। अब हम बात करेंगे नेशनल वाटरवे 4 की। नेशनल वाटर 4, नेशनल वाटरवे 4 ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, काकीनाडा और पुडुचेरी के बीच में। काकीनाडा, और काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और किसके बीच में? पुडुचेरी के। तमिलनाडु। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1095 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये कृष्णा गोदावरी नदियों में एक नहर है, बकिंगम नहर, आंध्र प्रदेश में, उसके द्वारा ये संचालित होता है। बात करते हैं नेशनल वाटरवे 5 की। नेशनल वाटरवे 5, और ये नेशनल वाटरवे 5 है उड़ीसा में, शाम में।
कहाँ पर? जियो नकली से लेकर पारादीप बंदरगाह तक। जियो नकली से पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह अगर लंबाई की बात की जाए तो 623 किलोमीटर का है। और ये है कहाँ पर? ब्राह्मणी नदी, उड़ीसा में। ब्राह्मण, उड़ीसा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेशनल वाटरवे 6 की। नेशनल वाटर 6। और नेशनल वाटरवे 6 है आपका असम में। लखीमपुर से लेकर सिलचर। लखीमपुर एक उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन ये वो वाला नहीं है, असम में है। लखीमपुर से लेकर सिलचर तक इसकी लंबाई है 121 किलोमीटर। और ये बराक नदी पर है। बराक पर नेशनल वाटरवे 6 हो गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे बंदरगाहों की। बंदरगाहों की बात करेंगे। और बंदरगाहों की बात को करने से पहले एक चित्र बनाएंगे। उसके बाद फिर एक एक बंदरगाह को हम मानचित्र पर लगाएंगे, फिर उसके बारे में पॉइंट्स जितने भी होंगे उतने लिख। बंदर, तो पहले एक मानचित्र बनाएंगे और उस मानचित्र के माध्यम से चीजों को समझेंगे। ये हम लोग पश्चिमी तट बना रहे हैं। पूर्वी तट की तरफ। और ये पश्चिमी और पूर्वी तट हम लोगों ने बना लिया। अब इसमें हम लोग इंगित एक एक चीज को, जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये आपकी कच्छ की खाड़ी है। और ये रही आपकी खंबात की। अब बंदरगाह को देख। इस जगह एक बंदरगाह है जिसका नाम गुजरात के तट पर कांडला बंदरगाह। कांडला बंदर, कराची बंदरगाह था महत्वपूर्ण, जहाँ से व्यापार चलता था, लेकिन वो चला गया पाकिस्तान में। तो फिर हमको एक बंदरगाह विकसित करना पड़ा इसी लगभग तट पर। वो गुजरात के तट पर फिर कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह के बाद वहाँ पर आपका एक बंदरगाह है जिसका नाम है वही बंदरगाह। वही बंदरगाह। इसी के बिल्कुल पास में, इसी के बिल्कुल पास में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नासा सेवा। नासा सेवा
आवास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, फिर गोवा के तट पर आ जाओ आप। यहाँ पर गोवा के तट पर एक है मार्मा गांव बंदरगाह। गांव बंदरगाह, बंदरगाह कहाँ पर? गोवा के। उसके बाद फिर कर्नाटक के तट पर यहाँ पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। कहाँ पर? कर्नाटक के तट पर। उसके नीचे केरल के तट पर यहाँ पर एक बंदरगाह है जिस कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंद कहाँ पर है? केरल। अब आ जाइए आप जरा पूर्वी तट पर आते हैं। तो यहाँ तमिलनाडु के तट पर तीन बंदरगाह, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। सबसे नीचे है आपका तूतीकोरिन, तूती कोरिन बंदर, तूतीकोरन बंदर बात है। इसके ऊपर है जस्ट चेन्नई बंदरगाह। इसके ठीक ऊपर है आपका एन्नोर बंदरगाह। ये तीनों के तीनों बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर है। तमिलनाडु के तट पर है। फिर आंध्र प्रदेश के तट पर एक है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के तट पर है। दूसरा उड़ीसा के तट पर है, यहाँ पर एक फिर पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है ये है उड़ीसा के। उसके पश्चात फिर वेस्ट बंगाल में यहाँ पर एक हल्दिया बंदरगाह। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। फिर उसके ऊपर है कोलकाता बंदर। कोलकाता। और ये भी कहाँ पर है? ये वेस्ट कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है। ठीक है, तो ये सब बातें रही हमारी। कौन कौन से बंदरगाह हैं हमारे? ये दोनों किस में है? ये दोनों मुंबई। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है, तो ये बंदरगाह रहे, इसका आप लोग मानचित्र बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ये परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये मानचित्र आप लोग अगर बना लेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस इस मानचित्र के द्वारा आपके सॉल्व हो जाएंगे। और जब मैं लिखवाना शुरू करूंगा तब आपको क्लियर होगा कि सर कौन से बंदरगाह की बात कर रहे हैं और कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, किस तट पर है, किस प्रदेश में पड़ता है
और उस बंदरगाह का क्या उपनाम है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस के जवाब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग इस चित्र को, एक मानचित्र को आप लोग जरूर बनाइएगा, सिंपल सा है, और परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग एक एक बंदरगाह को प्रारंभ करेंगे, एक एक बंदरगाह को लिखते हुए चलेंगे, और ये सब जो बंदरगाह हम लोग लिखेंगे परीक्षाओं में तो लिखते हैं हम लोग। तो शुरुआत करेंगे हम लोग पश्चिमी तट के बंदरगाह से, फिर पूर्वी तट के बंदरगाहों पर आएंगे, और फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कांडला बंदरगाह की। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा कांडला बंदरगाह। कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित। कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। ज्वार आता है तो इसमें जल का स्तर बढ़ता है। ज्वार भाटा हम लोगों ने पढ़ा है। से ज्वारीय बंदरगाह भी ज्वारीय कहा जाता है। ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। तो लिखेंगे कराची बंदरगाह। देखिए, इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कराची बंदरगाह। तो कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने के पश्चात, पाकिस्तान में चले जाने इस बंदरगाह का विकास किया गया। बंदरगाह का, इस बंदरगाह को विकसित किया गया। इस बंदरगाह को विकसित किया। बंदर विकसित किया गया। इसका नाम परिवर्तित करके क्या नाम कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी है। तो लिखेंगे इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी है। इससे किसका बेटा निर्यात किया जाता है? इससे किया जाता है नमक का और सूखी मेवों का। ठीक है, तो लिखेंगे इस बंदरगाह से, इस बंदरगाह नमक तथा सूखी निर्यात की जाती हैं। ठीक है, ये बंदरगाह क्या है? एक मुक्त व्यापार केंद्र था, इस पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है।
यह बंदरगाह एक मुक्त व्यापार केंद्र है। व्यापार केंद्र है। मुक्त व्यापार केंद्र का मतलब इस पर इनकम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स लगता है वो नहीं लगता। आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता। शुल्क नहीं। आयात निर्यात निर्यात शुल्क नहीं लगता। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे बंदरगाह की, इसके जो नीचे था चित्र में देखेंगे। मुंबई बंदरगाह, उसके बाद फिर नासा शेवा की बात करेंगे, फिर मरमागांव की बात करेंगे, न्यू बेंगलोर की बात करेंगे, फिर कोच्चि की बात। तो कांडला के बाद फिर हम लोग मुंबई बंदरगाह पर आ जाते हैं। अगर मुंबई बंदरगाह को देखें तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है सेलसेट द्वीप, और उसी सेलसेट द्वीप पर यह स्थित है, और एक प्राकृतिक पोताश्रय है। यह भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। ठीक है, तो लिखेंगे सेलसेट, सेलसेट द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। प्राकृतिक पोताश्रय है। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्ततम, सबसे व्यस्तम, व्यस्तम बंदरगाह से बड़ा तथा सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे क्या जाता है, इसे भारत का, से भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे प्रवेश द्वार भी कहा। ठीक है। अब हम बात करेंगे इससे अगले की, जो है आपका नावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नावा शेवा बंदरगाह की, देखिए इस बंदरगाह को जो विकसित किया गया वो, क्योंकि मुंबई बंदरगाह पर बहुत लोड रहता है, उसके लोड को कम करने के लिए, उसके लोड को कम करने के लिए इसका विकास किया गया। तो लिखेंगे इस बंदरगाह का विकास, इस बंदरगाह का
मुंबई बंदरगाह बंदरगाह का भार कम करने हेतु किया गया। कम करने हेतु कम करने किया गया। ये क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, तो लिखेंगे यह है पश्चिमी तट पर पश्चिमी तट पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह। एक कृत्रिम बंदरगाह और सर्वाधिक आधुनिक बंदरगाह भी है। इसे कंटेनर पोर्ट भी कहते हैं। भारत का सर्वाधिक भारत का सर्वाधिक आधुनिक बंदरगाह। सर्वाधिक आधुनिक कहा। इसे कंटेनर पोर्ट भी कहते हैं। इसे कंटेनर पोर्ट भी कंटेनर पोर्ट भी इसका या कंटेनर पोर्ट भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम मारमा गांव बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है, जुआरी नदी के मुहारे पर स्थित है। ठीक है, तो लिखेंगे मारमा गांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा पर है। तो हम लोगों ने बनाया था, गोवा के तट पर है। और वहां पर एक नदी है जुआरी नदी, उसके मुहाने पर स्थित है। तो लिखेंगे जुआरी नदी के पर स्थित जुआरी पर स्थित है। जुआरी नदी। इससे काजू और लोह अयस्क का निर्यात किया, जगह से काजू का और लोह अयस्क का निर्यात किया जाता था। इस बंदरगाह से काजू और लोह अयस्क का और लोह अयस्क का लोह अयस्क का निर्यात किया जाता। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अ, न्यू मैंगलोर बंदरगाह की। इसके बाद हम बात करेंगे न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है बेटा? कर्नाटक। ठीक है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसको कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है।
इसका एक अतिरिक्त नाम है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है। इससे निर्यात किस चीज का होता है? कॉफी और लौह अयस्क का निर्यात होता है। जो लौह अयस्क है वो कुद्रेमुख बाबा बुदान की पहाड़ियों से मिलता है। उसका लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसको कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। इस बंदरगाह से इस बंदरगाह से अब कॉफी कर्नाटक में काफी होती है, से कॉफी तथा लौह अयस्क का तथा लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क का किया जाता है। अब कोई पूछेगा सब लोहा अयस्क यहाँ पर कहाँ मिलता है? तो कुद्रेमुख और बाबा बुदान की पहाड़ियों से मिलता है। कुद्रेमुख और बाबा बुदान की पहाड़ियों बुदान पहाड़ियों इसको क्या कहा जाता है? इसको कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। से कॉफी बंदर कॉफी बंदर भी कहा जाता है। कॉफी बंदरगाह भी जाता है। अगर पूछा आपसे, कोई पूछे विश्व का कॉफी बंदरगाह कौन सा है, तो ब्राजील का है सेंटोस बंदरगाह। तो लिख लेते हैं हम, विश्व का कॉफी बंदरगाह, विश्व का कॉफी बंदरगाह कौन सा है? सेंटोस बंदरगाह। टोस बंदरगाह, ब्राजील। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कोची बंदरगाह की, केरल में। कोची बंदर कहाँ पर? ठीक है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, वेलिंगटन द्वीप पर है। और कोचिन शिपयार्ड इसी बंदरगाह पर स्थित है। इसको मसाला बंदरगाह भी कहते हैं। जरा इसको जरा एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। मैं एक चित्र बना रहा हूँ, उस चित्र को देखेंगे। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है बेवनाड। ये मैं केरल का तटीय भाग बना रहा हूँ। ये इसमें एक झील है जिसका नाम है बेवनाड झील। भारत की सबसे लंबी झील है। कौन सी? केरल में देवनाग। क्या विशेषता है? भारत की सबसे लंबी झील है। बड़ी नहीं, लंबी। सबसे लंबी झील। झील, इसी झील में एक एक द्वीप है जिसका नाम है बेलिंग। कौन सा? बेलिंग।
और इसी पर है कोची बंदर। कोची बंदर। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट लिखेंगे उसमें। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह। प्रा कोचिन शिपयार्ड इसी बंदरगाह पर स्थित है। कोचिन शिपयार्ड इसी बंदरगाह इसी कहा पर स्थित है। से मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है। से साला बंदर कहा जाता है। साला बंदरगाह भी से कहा जाता है किसको? कोची बंदरगाह को। ठीक है, कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अरब सागर में है, तो इसको लिखेंगे कोची बंदरगाह को, या इस बंदरगाह को, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इस बंदरगाह या इसे अरब सागर की, अरब सागर कहा जाता कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पश्चिमी तट के सारे बंदरगाह हो गए। तो हम लोग पूर्वी तट के बंदरगाह की बात करेंगे, शुरू करेंगे कोलकाता बंदरगाह से। तो पहला है हमारा कोलकाता बंदर। ऊपर से शुरू कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से। कोलकाता के बारे में, ये भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है जो गंगा नदी की एक वितरिका है, हुगली नदी, उस पर स्थित है। ठीक है, नेपाल और भूटान अपने माल का जो आयात निर्यात करते हैं वो इसी बंदरगाह से। ठीक है, यहाँ पर जो बड़े बड़े शिप हैं वो एक स्थान है डायमंड हार्बर, हार्बर, वहां तक आते हैं। वहां के बाद भी छोटी छोटी नावों से होता है क्योंकि यहाँ पर गाद बहुत ज्यादा है। तो लिखेंगे भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह। बंदरगाह कौन सी नदी है? हुगली नदी। हुगली। कौन? नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान सी बंदरगाह का प्रयोग कर, सी बंदरगाह का प्रयोग कर। ठीक है, डायमंड हार्बर तक बड़े बड़े शिप आते हैं, उसके बाद छोटी नदियों के, छोटी नावों के द्वारा ही माल का आयात निर्यात किया जाए। तो लिखेंगे इस बंदरगाह के समीप
समी क्या स्थित है बेटा जगह का नाम? डायमंड हार्बर। वहाँ तक गहरा पानी है, उसके बाद फिर छिछला हो जाता है, तो फिर छोटी नावों से ही सामान को ढोया जाता है। हार्बर स्थित है। ठीक है, कोलकाता के बाद हम लोग बात करेंगे। हल्दी कहाँ पर है बेटा? वेस्ट बंगाल। भी लिख दे, और यहाँ ब्लू भी लिख, ब्लू, वेस्ट बंगाल। हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ से जूट का निर्यात किया जाता है, इसलिए इसको भारत का जूट बंदरगाह भी कहते हैं। तो हुगली नदी के मुहाने, भारत का जूट बंदरगाह। ठीक है, भारत का क्या कहलाता है? जूट बंदरगाह। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पारादीप बंदरगाह की। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है बेटा? उड़ीसा में। उड़ीसा। ठीक है, पूर्वी तट पर ये लौह अयस्क को, जापान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया। कहाँ से मिलता है? बेलाडेला खनन क्षेत्र से मिलता है, इसलिए इसको लोहो बंदरगाह भी कहा जाता है। जापान को, जापान लोहो अयस्क निर्यात किया जाता है। लोहो अयस्क निर्यात किया जाता है, इसे लोहो बंदरगाह भी कहा। इसे लोहो बंदर कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा सगले की विशाखापट्टनम बंदर। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। यहाँ पर डॉल्फिन नोच पाया जाता है, इसलिए ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। डॉल्फिन पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये, और हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में ही स्थित है। लोग बात करें, एक चित्र बना लें अगर, और चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें, तो इस तरह तट बनता है, और इस तट पर ये डॉल्फिन नोच बनती है। डॉल्फिन नोच। यहाँ पर विशाखापट्टनम स्थित है, और ये विशाखा हिंदुस्तान शिपयार्ड भी यहीं पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित। तट पर प्राकृतिक बंदरगाह।
प्राकृतिक कहा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। भारत सबसे गहरा बंदर। ये किससे घिरा हुआ है? डॉल्फिन पहाड़ियों से घिरा हुआ। यह बंदर डॉल्फिन पहाड़ियों। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है ये। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है। विशाखापट्टनम। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरी बात करेंगे अब एन्नोर बंदरगाह की। थोड़ी सी लंबी क्लास हो रही है आज, क्योंकि इसको आज खत्म ही कर ले। इसका दूसरा नाम है के कामराज बंदर। कामराज। कामराज नोर बंदरगाह। ठीक है। ये एक कारपोरेट बंदरगाह है और ये एशियाई विंग द्वारा विकसित किया गया है। कॉरपोरेट बंदरगाह। कॉरपोरेट पोर्ट है और एशियाई विंग विकसित है। द्वारा विकसित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चेन्नई बंदरगाह की। चेन्नई बंदरगाह। ये पूर्वी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह है और चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं, उससे सर्वाधिक प्रभावित होता है। पूर्वी तट का सबसे प्राचीन बंदर। सबसे प्राचीन बंदर और चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित। चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित। अब हमारा लास्ट बचा है एक तूती कोरिन बंदर। तूती कोरिन। आज तक आते आते राइटिंग बिगड़ गई। तूती कोरिन। ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, इसे मोती बंदरगाह भी कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी में मोती बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है बेटा,
तो हम लोगों ने यहाँ पर सारे बंदरगाहों का अध्ययन किया और शायद लंबी क्लास हुई है से परिवहन के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने वाटरवेज पढ़ा। वाटरवेज के बाद फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हम लोगों ने वाटरवेज, उसके बाद बंदरगाहों का चित्र बनाया। उसके बाद उन सारे बंदरगाहों को हम लोगों ने एक एक कर कर देखा। अब हम लोग बात करेंगे वायु परिवहन की। तो वायु परिवहन के अंतर्गत 1911 में पहली बार इलाहाबाद से नैनी तक, जहाँ पर सेंट्रल जेल थी, जेल है, खुली जेल कहलाती है वो, वहां तक पहली बार डाक सेवा का, हवाई डाक सेवा का प्रारंभ हुआ। 1922 में पहली बार भारत में एक प्राइवेट एयरलाइंस बनी थी, टाटा एयरलाइंस। 1953 में इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया उसका, और फिर प्राइवेट एयरलाइंस समाप्त हो गई। और फिर जो टाटा एयरलाइंस थी वो इंडियन एयरलाइंस कहलाई जाने लगी। अब फिलहाल तो उसको फिर से टेक ओवर कर लिया है टाटा ने। तो ये दो तीन बातें हैं, इनको हम लोग लिखते हैं। उसके बाद फिर आज की कक्षा हमारी समाप्त हो जाएगी और परिवहन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दो तीन लाइनें हैं, इसको लिख लेते हैं। वायु परिवहन। वायु परिवहन। वायु परिवहन सन थी 1911। इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से प्रथम वायु डाक सेवा प्रारंभ। डाक प्रारंभ हुई थी 1922 में। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत, टाटा एयरलाइंस की शुरुआत और 1953 में निजी वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया। पहले निजी थी वायु से राष्ट्रीय। ठीक है, इससे ज़्यादा बेटा आएगा नहीं, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आज हम लोगों का परिवहन, भारत के भूगोल के अंतर्गत परिवहन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ जनसंख्या के मुद्दों पर बात करेंगे। उससे कई बार अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट कक्षा से जनसंख्या के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। परीक्षा के लिए उपयोगी है और आपके लिए भी बहुत उपयोगी रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कक्षा में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट कक्षा में अपने कागज पेन के साथ फिर से बैठिएगा और अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।